आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गदाम प्रसाद कुमार आज से बागी विधायकों के खिलाफ बीआरएस द्वारा दायर अयोग्य याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेंगे। आधिकारिक दौरे पर निकलने से पहले स्पीकर ने दल बदल के आरोपों का सामना कर रहे 4 विधायकों की दलीलें सुन ली थी। उन्होंने अब शेष मामलों की सुनवाई 24 से 30 अक्टूबर के बीच पूरी करने का फैसला किया है, जिससे दोनों पक्षों को एक दूसरे की दलीलों पर जिरह करने की इजाज़त मिल सके। बीआरएस ने कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। इन याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 3 महीने के भीतर सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया। यह समय सीमा 31 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि बीआरएस खैरताबाद विधायक डी नागेंद्र के खिलाफ एक नई याचिका दायर करने की भी तैयारी कर रहा है, जो हाल ही में जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से एक के रूप में सामने आए थे। बीआरएस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी आगामी जुबली हिल्स उपचुनाव में निर्णायक जीत हासिल करेगी। अपने एर्रावली आवास पर एक तैयारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पार्टी नेताओं और कैडर को घर घर जाकर प्रचार तेज करने और कांग्रेस सरकार के झूठे वादों और विफलताओं को उजागर करने का निर्देश दिया। केसीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के 2 साल के भीतर लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अधूरे आश्वासनों और खराब शासन को लेकर निराशा गांवों से लेकर हैदराबाद शहर तक व्यापक है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने और कुप्रबंधन और हाइड्रा आवास विध्वंस जैसी विनाशकारी नीतियों के माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। वहीं केसीआर ने बीआरएस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे प्रभावित परिवारों को पार्टी के समर्थन का आश्वासन दे और सुनिश्चित करे कि हर वोट पड़े। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक प्राइवेट ट्रेवल्स बस में भीषण आग लग गई। हैदराबाद से बेंगलोर जा रही बस में आग लग गई और वह पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे में 20 यात्री जिंदा जल गए। कुर्नूल जिला कलेक्टर डॉक्टर ए सीरी ने बताया कि यह हादसा सुबह 3 बजे के आसपास हुई, जब बस एक बाइक से टकरा गई। इससे ईंधन रिसाव हुआ और आग लग गई। आगे उन्होंने बताया कि 41 यात्रियों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया। बाकी 20 में से 11 के शवों की अब तक पहचान हो चुकी है। बाकी के पहचान के प्रयास जारी है। वही हादसे में बाइक सवार की भी मौत हो गई है। उधर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भीषण बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तेलंगाना आईपीआर विभाग ने आज कुर्नूल बस दुर्घटना से बचने में कामयाब रहे 25 लोगों का विवरण जारी कर दिया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 6 यात्री तेलंगाना के हैं, 9 आंध्र प्रदेश के हैं, 1 महाराष्ट्र का है लेकिन वर्तमान में हैदराबाद में काम कर रहा है, 4 कर्नाटका के हैं और उनमें से 2 ड्राइवर हैं। अन्य 3 के निवास स्थान का विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। 6 लोगों को सरकारी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें तेलंगाना के 3, नेल्लोर के 2 और पूर्वी गोदावरी जिले का 1 व्यक्ति शामिल है। जबकि काकीनाडा का एक अन्य यात्री वर्तमान में कुर्नूल के आकाश अस्पताल में है। बाकी की हालत कथित तौर पर स्थिर है। वहीं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के 3 लोग इस समय कुर्नूल में अपने रिश्तेदारों के घर पर हैं। 3 लोग सुरक्षित हैदराबाद पहुंच गए हैं, जबकि 1 रास्ते में और 4 लोग बेंगलुरु वापस चले गए। मध्य प्रदेश का 1 व्यक्ति फिलहाल मौके पर सुरक्षित है। कुर्नूल बस हादसे के बाद तेलंगाना के परिवहन मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने एक नया कानून लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के परिवहन विभाग ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कानून लाएंगे। हम परिवहन अधिकारियों को जीवन के संभावित खतरों को कम करने के लिए किसी भी अनफिट बसों को जब्त करने का भी आदेश देते हैं। कर्नाटका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डिपार्टमेंट और आंध्रा तीनों मिलके आने वाला दिन में ऐसा संगठन फिर न हो, ऐसा कानून बनाएंगे। और हम ट्रांसपोर्ट लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और आदेश भी देता है, कोई भी बस बाहर फिटनेस रूल के खिलाफ घूमे तो उसको सीज करेंगे। पहले जनता की जान से नहीं खेलना है, आपका जिम्मेदारी, आपका जीवन आधार है, मगर इसका मतलब है कि इसका जीवन का लूटने का। तो जो भी प्रिकॉशन लेना है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना की संगठन है, एक्सीडेंट है, कोई गाड़ी बस के नीचे घुस गए तो उसमें हो गए थे, उसमें कम से कम 20 लोग की मृत्यु हुआ। अभी जानकारी हो रहे 21 लोग पैसेंजर और 3 बस का स्टाफ बचे हुए हैं। उनका जो भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो भी है तेलंगाना सरकार की तरफ से भी मिनट परस्यू हो रहे हैं। मैं खुद आंध्रा मिनिस्टर और वहां की कलेक्टर और डीआईजी से बात की है।
कुरनूल बस में आग लगने की घटना पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। मैं अपनी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बेंगलुरु से जो बस आ रही थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बस जल गई और उसमें कई 1500 लोगों की मौत भी हुई। तो मैं बड़ी गमगीन बात है, तकलीफदेह बात है। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से हम तमाम जो लोग इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, जो जख्मी हैं उनके साथ हम दुआ करते हैं कि जो जख्मी हैं जल्द से जल्द सेहतयाब हों और अपने वापस आएं। तो प्राइवेट बस के ऊपर उसके कारण वो अभी सेफ्टी का उन देख। कुरनूल बस हादसे पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कुरनूल में बस दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों की जान चली गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी सलामती के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जो लोग मारे गए उनके परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के पास जो प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है। बहुत लोग उसमें जान चले गए और कुछ लोग हॉस्पिटल में भी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जो हॉस्पिटल में है जल्दी उनको अच्छे से बनकर वापस आना चाहिए और जो देहांत हुए उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में आज विधान सौदा कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई राज्य उच्च स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में कुल 27,607 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। बड़े और मध्य उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि इसमें 11 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट और 2 अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने कहा कि इन 13 प्रोजेक्ट से कुल 8,704 डायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क और बालाजी वेफर्स 80 करोड़ रुपए और 298.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेंगे। विधानसौदा में हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज, कानून मंत्री एसके पाटिल, आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे, उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर और श्रम मंत्री संतोष लाड भी मौजूद थे। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी विधायक ने निशाना साधा है। वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी विधायक अरविंद बेलाड ने कहा कि जब कांग्रेस जीतते हैं तो अलग बात है, कर्नाटक में तो उन्हीं की सरकार है, तो क्या वे वोट चुराकर कर्नाटका की सत्ता में आए हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर वोट चुराए गए हैं तो उनके पास सीटें कहां से आई। इसके लिए ज़्यादा हमको बोलने का जरूरत नहीं है। जब वो जीतते हैं वो बात अलग है। कर्नाटक में उनका ही गवर्नमेंट है, कर्नाटक में वो वोट चोरी करके गवर्नमेंट में आएंगे और कर्नाटक में स्ट्राइक करते वोट चोरी और करके खुद ही पावर में है। 136 सीट्स 224 में उनको मिला है। तो वोट चोरी हुआ तो उनको सीट किधर से मिलता था। वो उनका लीडर तो बेवकूफ़ है। इनको तो समझ में आना चाहिए नीचे वालों क्या बात करना है क्या नहीं बात करना है। सीबीआई ने करोड़ भगदड़ मामले में अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है। यह रिपोर्ट करोड़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में सौंपी गई है। इस साल की शुरुआत में एक भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई थी और इसमें 41 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले की जांच पहले राज्य पुलिस की एक विशेष टीम ने की थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम ने करूर में घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों व गवाहों से जानकारी एकत्रित की। पहले दौर की जांच पूरी करने के बाद एजेंसी ने अब अदालत में अपने प्रारंभिक निष्कर्ष दाखिल कर दिए हैं। उम्मीद है कि सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी और आने वाले हफ्तों में और रिपोर्ट दाखिल करेगी। सतारा के महिला डॉक्टर की कथित तौर पर आत्महत्या से जुड़ी मौत पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। क्या हम जंगल राज की ओर बढ़ रहे हैं? हम देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध करते हैं कि वह अपने मंत्रियों से कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बारे में सवाल पूछें। ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। आरोपियों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। राज्य भर में अपराध हो रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा से जो घटना सामने आई है हृदय विदारक है, मन को वेदना देने वाली है और साथ ही साथ एक सवाल भी मन में उठता है कि हमारे राज्य को क्या हो रहा है। क्या हम जंगल राज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? अब तक जिम्मेदारी रही है कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। अब रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो हम कहाँ जाएं? एक बच्ची, एक बिटिया जो डॉक्टर बनकर अपने घर का, अपने परिवार का,
अपने समाज का सपना पूरा करने वाली थी, इस देश की संपत्ति बनने वाली थी, इस देश को विकास की ओर बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाने वाली थी, आज उसकी भ्रूण हत्या कर दी जा रही है। उसके ख्वाबों को, उसके सपनों को मार दिया जा रहा है। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, उसका मर्डर किया गया है। और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के जो रक्षक हैं वही लोग हैं ना। हम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करेंगे कि अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को क्यों नहीं समझाते हो कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों उस पर अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर नकेल नहीं कसी जा रही। कब तक? क्या यही जंगल राज नहीं है? क्या यही एक प्रकार से अपराधीकरण को बढ़ावा देना नहीं है? बीड़ की वो बच्ची बीड़ से निकलकर सातारा आती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने समाज को गति देना चाहती है, लोगों की सेवा करना चाहती है डॉक्टर बनकर, और उसकी हत्या करने जाती है। और हत्या करने वाले कोई और नहीं, पुलिस वाले शामिल। जिन पुलिस वालों को जिम्मेदारी है कि तुम इस समाज को बचाओगे, वही आज हमें मारने पर तुले हुए हैं। और इसका जिम्मेदार कोई है तो ये सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये महाभ्रष्ट सरकार है। हम देवेंद्र जी से मांग करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न घटे, उस पर आप पाबंदी, एक चौकस पाबंदी लगाइए सब जगह। अपराधियों की धरपकड़ शुरू करिए, लोगों को जेलों में डाल दीजिए जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आप ऐसा करने में असक्षम हैं तो आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक घटना सामने आई है, पूरा राज्य आज सदमे में है। हमारा राज्य ऐसा कभी नहीं था, ये महाराष्ट्र की संस्कृति कभी नहीं है। लेकिन चाहे पुणे हो, चाहे बीड़ हो, अब सातारा हो, हर जगह अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हर जगह कहीं कहीं लूटपाट, कहीं डकैती, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार। ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मन को वेदना भी दे रहा है। तीज त्योहार का समय चल रहा है, राज्य खुशियों की तरफ था, अचानक ऐसी घटनाओं से मन दुखी होता है। इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।